स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास लेके आए, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संरचना अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से कौन सी संरचना है जो अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से कौन सी है वो संरचना? तो वो जो संरचना है तो वो हो जाएगी, देखिए पीयूष क्या है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और अधिवृक्क ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि वृक्क अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो आत्मघाती थैला कहलाता है? तो वो कौन सा कोशिकांग है जो आत्मघाती थैला कहलाता है? तो वो कहलाता है कौन? तो वो कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। कौन कहलाता है वो आत्मघाती थैला? तो वो लाइसोसोम है जो आत्मघाती थैला कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकार क्या है? तो ये प्रकार क्या है? तो प्रकार एक प्रकार का क्या है? तो प्रकार एक प्रकार का प्रकार है। क्या है ये एक प्रकार का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी जो है वो किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी जो करती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? तो पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो सौर मंडल का सदस्य नहीं होगा? तो वो हो जाएगा नक्षत्र जो है वो सौर मंडल के सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होता? तो चंद्रमा पर क्या नहीं होता है? तो चंद्रमा पर इनमें से क्या नहीं होता है? तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल और जल दोनों नहीं है। क्या नहीं है चंद्रमा पर? तो चंद्रमा पर वायुमंडल व जल दोनों नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था 21 जुलाई सन 1969 को। कब रखा था? 21 जुलाई सन 1969 को रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इनमें से सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इनमें से जो है सूर्य का ग्रह नहीं होगा। देखिए बुध क्या है? बुध भी सूर्य का ग्रह है, शनि भी सूर्य का ग्रह है और ये मंगल भी सूर्य का ग्रह है, जबकि सीरियस जो है वो सूर्य का ग्रह नहीं है। तो ये आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा जो है वो किसकी परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा जो है किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी की। किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? तो ऐसे कौन से स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? तो वो स्थान हो जाएगा पीछे से। कहाँ से देखने से? ये पीछे से देखने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तो आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तो आकाश में अत्यधिक संख्या में देखने पर हमें तारे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? तो हमें तारे दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को हम लोग कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर
अपना एक चक्कर पूरा कितने दिन में करती है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर अपना एक पूरा चक्कर करती है 27 दिन में। कितने दिन में करती है ये? 27 दिन में करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं, तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं खगोल विज्ञान। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें खगोल विज्ञान कहते हैं। तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? तो चांद पर पहला कदम रखने वाले पहले इंसान कौन से थे? तो चांद पर पहला कदम रखने वाले पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? वो नील आर्मस्ट्रांग थे जो चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? तो जो पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमशैल का भाग x भाग समुद्री पानी के अंदर रहता है, x का मान है। तो हिमशैल का x भाग समुद्री पानी के अंदर रहता है, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो ये x का मान हो जाएगा 8/9। क्या हो जाएगा? ये 8/9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो पानी का घनत्व महत्तम कब होता है? तो जो पानी का महत्तम घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितने पर होता है? तो पानी का महत्तम घनत्व होता है 4 सेंटीग्रेड पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो निर्भर करता है इनमें से किसी पर। पृथ्वी की मात्रा पर भी नहीं निर्भर करता है, पृथ्वी के आकार पर भी नहीं निर्भर करता है, और ना जी के मान पर निर्भर करता है। जी के मान पर निर्भर क्या करेगा? जब उसमें बोलेगा वजन की बात करेगा तो वजन में फर्क पड़ेगा, लेकिन द्रव्यमान में कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है, वो इनमें से किसी पर नहीं निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होगा, तो स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार क्या होगा? तो जो स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु की मात्रा का भार क्या होगा? वो 0 होगा। कि स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg वाट बल का मान न्यूटन में होगा, तो 1 kg वाट बल का मान न्यूटन में कितना करीब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितने करीब के? तो ये हो जाएगा 10 के करीब के। कितने करीब का? क्योंकि इसमें 10 का गुणा करा देंगे तो न्यूटन में निकल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काटने वाले औजार की धार तेज होती है, तो काटने वाले औजार की धार तेज किस प्रकार से होती है? तो काटने वाले औजार की धार तेज होती है दाब बढ़ाने के लिए। किसके लिए होती है? वो दाब बढ़ाने के लिए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान किसमें मापते हैं? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान हम मापते हैं दंड तुला से। किससे मापते हैं? ये हम ये दंड तुला से मापते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है हम दंड तुला से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 kg और 5 kg की दो वस्तु गिरने के लिए छोड़ी जाती हैं। 10 kg की वस्तु का त्वरण A1, 5 kg की वस्तु का त्वरण A2 है, तो A/A2 का मान क्या हो जाएगा? तो दोनों ही वस्तुओं का त्वरण क्या होगा? तो दोनों ही वस्तुओं का त्वरण समान यानी कि 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होगा, तो क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा? तो क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी हाथ की जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है वो? बड़ी हाथ की लंबाई 1.5 मीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीभ का क्या कार्य है? तो जीभ का कार्य क्या है? तो जीभ का कार्य इनमें से क्या हो जाएगा? तो जीभ का कार्य हो जाएगा भोजन में लाल रस को मिलाने में, भोजन निगलने में और भोजन के स्वाद को अनुभव कराने में। तो जीभ का क्या कार्य हो जाएगा? तो जीभ के ये तीनों ही कार्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विखंडन कहलाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।